नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं संविधान के सारे अनुच्छेद, जो कि एक ही वीडियो में आपको सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारी, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है अनुच्छेद 1, जिसमें हमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना पूरी पीडीएफ को। और टेलीग्राम पर डली हुई है, तो आप टेलीग्राम से लिंक से ज्वाइन हो जाना और आपको पूरी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए तो हम देखते हैं अपना सवाल। ये रहा। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप कि अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन के लिए हम अनुच्छेद 3 को जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, और 3 है कि राज्यों का निर्माण उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए हम जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 4 की ओर। अनुच्छेद 4 है कि पहली अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 4 है कि पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई नई विधियों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हमारा जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 है भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होगी, इसमें कि 5 हमारा महत्वपूर्ण है। देखिए आप इसको ध्यान रखना 5 वाले को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले वालों को नागरिकता उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है। ठीक, कि भारत के बाहर कौन कौन से लोग रह रहे हैं, उनका क्या प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने अनुच्छेद 9, जो कि विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का ना होना। ठीक, अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, इसके बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 आपको देखने को मिल रहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसके अंतर्गत हम नागरिकता के अधिकारों का बना रहना पढ़ते हैं अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा पूछा गया है। अनुच्छेद 12 है हमारा राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 आपको पता है 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं, तो बस उसके ही बारे में अब हम देखते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14। इसमें विधि के समक्ष समानता के बारे में दिया गया है। कई बार पूछा भी गया है विधि के समक्ष समानता किसमें है, तो अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो लोक नियोजन में अफसर की समानता। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अफसर की समानता। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। ये अनुच्छेद 17 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने अनुच्छेद 18। ये भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत, क्या कोई भी भारत में उपाधि नहीं दी जाएंगी, उसके बारे में है। जैसे कि बाबर अकबर वगैरह ने खुद को उपाधि दे रखी थी, उनके लिए है। तो अनुच्छेद 18 हमारा है उपाधियों का अंत, एंड ऑफ द टाइटल्स। और अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जो है उसका अंत किया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी है दोस्तों, 19 में ही। 20 में देख रहे हैं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 जो है 20 और 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए। क्या है? पहला कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और दूसरा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो किसी के जीवन पर जो जीने की स्वतंत्रता होती है वो 20 और 21 में दी जाती है। और अगला है 21, अनुच्छेद 21 का। अभी आपने 21 देखा था, ये है 21 का। ठीक है, तो 20-21 क्या है?
प्राण के बारे में, हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और देखो अनुच्छेद 21 का कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 22 में इसी में दिया गया है कुछ गिरफ्तारियों के गिरफ्तारी संरक्षण के बारे में कि क्या क्या प्रावधान रहेंगे उन लोगों के। नेक्स्ट 23, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। क्या है इसमें देखिए आप कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 24, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत है, यानी कि कारखानों में बालक नहीं कर सकते हैं। 6 से 14 साल के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर पाएंगे। और अनुच्छेद 21 में क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 आप दोस्तों देख रहे होंगे क्या है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में है अनुच्छेद 25 में। देखो आप इसकी PDF जब ले लेंगे इसको तो आपको बिना रिवीजन के देखो याद नहीं होने वाले, ये आपको रिवीजन चाहिए होंगे, लेकिन अगर आपके एग्जाम के कुछ ही दिन लास्ट बचे हैं तो ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, आप रिवीजन इससे कर लीजिए जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 29। 32 और यहाँ 40 48 इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आइए हम इन्हीं को देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 है हमारा क्या, अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार में, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहते हैं हम, कई बार पूछा गया है। 30 में था शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 36 हमें परिभाषा बताता है। और अनुच्छेद 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार आया है। तो अनुच्छेद 40 देखिए आप दोस्तों, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है अनुच्छेद 40, ठीक। और अनुच्छेद 44 होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि गोवा में सबसे पहले चालू हुआ था अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप याद रखेंगे 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। अनुच्छेद 40 में जो है वो कृषि और पशुपालन का संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 48 में, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम अनुच्छेद 48 का, ये वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे आपसे, 48 का पे ध्यान रखना खास आप कि अनुच्छेद 40 तो है ग्राम पंचायत संगठन, 48 है कृषि और पशुपालन संगठन, और 48 का कहता है हमारा पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में बता रहा है अनुच्छेद 48 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में है। ये इतना कम नहीं, ज़्यादा नहीं पूछा गया है, एक दो बार कभी आ गया भूला भटका, वरना इसका नहीं है। 51 के बारे में कहेंगे आपसे, ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अब हमारे देखो मौलिक अधिकार खत्म हुए, मौलिक कर्तव्य हुए, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भी हो गए हैं। यहाँ से आते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अनुच्छेद 51A किसके बारे में बताता है, हमारा मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52, ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है अनुच्छेद 52, और 51 का क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 53 ये राष्ट्रपति के लिए है, संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति के लिए ही लागू होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 54 क्या कहता है हमारा, 54 कहता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन यानी कि निर्वाचन कैसे हो उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 54। 55 जो है वो राष्ट्रपति की निर्वाचन की नीतियों के बारे में बताता है अनुच्छेद 55, और 56 राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल के लिए चुना जाएंगे इसके लिए बताता है। तो राष्ट्रपति के लिए खास याद रखेंगे आप, एक तो 51 का है मूल कर्तव्य के बारे में, 52 हमारा राष्ट्रपति के बारे में है, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ, 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। इसके आगे जब हम देखते हैं क्या कि 57 में है पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि उसको पुनः हम निर्वाचित कर सकें। आगे देखेंगे आप अगला कि 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, क्या क्या योग्यता हैं कि जिसमें राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट है 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति जब किसी को बनना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अनुच्छेद 60,
जो कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है, अनुच्छेद 60। और इसके नीचे जस्ट लिखा है 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में है, अनुच्छेद 61 में। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को हम महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाते हैं तो वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 61 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियों के बारे में बता रहा है। तो आपने देखा 52 में राष्ट्रपति थे हमारे, और यहाँ पर 63 से स्टार्ट होते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। आइए हम इनको भी देखते हैं 63 में। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता, अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इनका इलेक्शन के बारे में है, और 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। 68 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद के उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 68 में है। 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में है, अनुच्छेद 69। और 70 हमारा जो है आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के समय। 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, ये अनुच्छेद 71 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 32 क्या है, 72 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हम आपसे कहेंगे। अनुच्छेद 72 देखेंगे आप, क्या है इसमें कि राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, किसी भी व्यक्ति को फांसी भी लग रही हो फिर भी वो क्षमा कर देगा। तो 72 जो है क्षमा दान की शक्ति, ये किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जो कि राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो 73 में बताया गया है, अनुच्छेद 73 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह के देने के लिए एक मंत्री परिषद रहेगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंध। और 76 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे आपसे हम, वेरी वेरी IMP, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है, के वेणुगोपाल, इनके बारे में है अनुच्छेद 76 में, भारत का महान्यायवादी। 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना एग्जाम में बहुत कम बार आया है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, अनुच्छेद 78 बताता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में है, अनुच्छेद 79। ठीक है, अब जो मैं आपको तीनों बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना आप। 79, 80 और 81 किसके बारे में है। 79 जो है वो संसद का गठन, देखिए 79 में क्या है, संसद का गठन, और 80 में है राज्यसभा की संरचना के बारे में। दोनों ही आप ध्यान से देखेंगे, 79 क्या है, संसद का गठन, और 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा के बारे में बताता है। ठीक, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखो लिखने का तरीका कैसे याद रखेंगे कि 79, 80 और 81 कैसे याद रहे हमें, तो आप याद रखेंगे सरल से, ये बड़ा ही याद करना सरल है चीज़ें। ठीक, सा से बन गया संसद, रा से राज्यसभा, और ला से लोकसभा, तो 79, 80, 81 हो गया, सरल है बहुत चीज़ें, इनको याद करना। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, 83 जो कि संसद की सदनों की अवधि के बारे में बताता है, अनुच्छेद 83। और 84 है संसद के सदस्यों की अहर्ताएँ कितनी होंगी। नेक्स्ट है 85 बार बहुत कम पूछा गया है, न 87 इतना आया है कभी भी। हम आपको बताते हैं 88 के बारे में, देखिए ध्यान से। 89 है कि राज्यसभा और उप राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 89। 90 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या पद से हटा देना, अनुच्छेद 90 में दिया गया है। अनुच्छेद 91 है सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 91 में दिया गया है। तो यहाँ से देखो इतना इम्पोर्टेंट कोई भी अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप खास तौर से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में दिया गया है। ठीक, कभी कभी ये आ सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अनुच्छेद किस में है, 93 में है। वही सेम टू सेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 94 में देखने को मिलता है।
ठीक है। अध्यक्ष के कर्तव्य के बारे में बताया गया यहाँ पर, यह है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसके बारे में है। तो ये तो इतने कम नहीं आए हैं इतनी ज़्यादा बार, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देखो मैं आपको सभी कराते जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 108। देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है कि कुछ दशाओं में, कैसी दशाओं में, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो वो करता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन उसका अधिवेशन कौन करता है, बुलाता राष्ट्रपति है, अधिवेशन करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 110 किसके बारे में है, धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक के बारे में बताता है हमें, और 111 जो है विधेयकों का पर अनुमति के बारे में बताता है। 111 अनुच्छेद 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण कितना होगा, उसके बारे में है 112। फिर से देखें, अनुच्छेद 108 है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में। अनुच्छेद 110 है धन विधायक की परिभाषा के बारे में, धन विधेयक के बारे में 110 है, और 108 है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 111 कहता है कि विधेयकों का अनुमति होना, और 112 जो है बजट के बारे में है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि बजट हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, उसके अनुसार 120 आर्टिकल में दिया गया है। और 123 में इतना ही है। 124 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 124 में है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। 125 जो है वो न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताता है, अनुच्छेद 125। और यहाँ पर आ जाते हैं तदर्थ एडॉर्क कमेटी जो बनाई गई थी उसकी नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 127 में दिया गया था। ठीक है, और 128 में है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में। यहाँ पर इतना नहीं है। 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा, अनुच्छेद 130 में दिया गया है। और यहाँ पर ये देखिए आप, अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों का उच्चतम न्यायालय में की सहायता मिलेगी इन लोगों को। अब आते हैं इसके बाद, वेरी इंपॉर्टेंट खास तौर से देखेंगे फिर से आप, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। और 76 था क्या था, 76 भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी, उसके बारे में था। 148 देखा आपने, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और आप देखेंगे आप क्या, 149 क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में है 149 में। नेक्स्ट है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, 150 में है। ठीक, इसके आगे अगला आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या हमारा है, देखिए खास चीज़ है कि 153 किसके बारे में बताता है, राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में है, और 163 दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में है, इससे 10 ज़्यादा होता है सिर्फ। देखेंगे 154 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है, और 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसी को बनाएंगे। तो याद रखेंगे आप, 153 राज्य के राज्यपाल, 154 जो है उनकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में है, और 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। और यहाँ 156 तो राज्यपाल की पदावधि। हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति होने की अहर्ताएँ कितनी है, मतलब किस उस पर नियुक्त होता है, तो अनुच्छेद 157 में बताया गया है ये कैसे नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर है आपका 100, मैं लेता हूँ देखो 165 राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, केंद्र में जो होता है वो 76 आर्टिकल के तहत होता है जी। ठीक, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी था। ठीक है, और इसमें क्या है, राज्य में महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 में बताया गया है। 166 कहता है कि राज्य सरकार का संचालन कैसे किया जाएगा, 166 के द्वारा। 167 क्या है, राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है, अनुच्छेद 167। फिर से समझें, अनुच्छेद 167 जो है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन के बारे में है, अनुच्छेद 168। ठीक,
अब जैसे आपने देखा था 79, 80, 81 ऐसी राज्य में है। देखो क्या है 168, यहाँ पर देखो हम लिखते हैं 168, 169 और 170। फिर से पूरा देखेंगे आप। 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन, 170 है विधानसभाओं की संरचना और 171 क्या है विधान परिषद की संरचना। वही इसमें था, देखो सरल से, उसमें था संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें क्या है राज्य के विधानमंडल, विधानसभाओं की संरचना और विधान परिषद की संरचना के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं हम दोस्तों क्या लिखा है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो कि अनुच्छेद 176 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे ले रहे हैं अपना नेक्स्ट अनुच्छेद जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में दिया गया है। 184 जो है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति के बारे में है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो शपथ यहाँ पर विधेयक के बारे में है, ये नहीं। नेक्स्ट है हमारा देखो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए, जो भी मैं देखो अनुच्छेद छोड़ता जा रहा हूँ आप उनको PDF में जाकर देख लेना, डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगी। तो 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करना है अनुच्छेद 214 के तहत। 215 है उच्च न्यायालय के न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। तो 214 क्या कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया 221 में। 217 जो है वो उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति और पदावधि की शर्तों के बारे में है। नेक्स्ट है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 224 के तहत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है और 241 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। 244 कभी कभी पूछ लिया गया है कि बताओ अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 244 में आप याद रखेंगे। 2 से ज़्यादा अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की जो संसद को शक्ति प्राप्त हुई है वो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 252 के तहत। अगर दोस्तों आपको मेहनत ये पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक करना देखो, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में बताता है अनुच्छेद 256। नेक्स्ट आप देखेंगे ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय नदियों व नदी दोनों की जल संबंधी विवादों में निर्णय कौन लेता है, तो ये 262 के तहत है जो कि सर्वोच्च न्यायालय लेता है। नेक्स्ट 263 कहता है कि अंतर्राज्यकीय विकास परिषद का गठन अंतर्राज्यकीय है। ठीक है, ये राज्य है, ये भी अंतर्राज्य इंटर स्टेट हो जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में है। नेक्स्ट 266 वेरी इंपॉर्टेंट संचित निधि के बारे में बताता है और 267 जो है वो आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको 4 नहीं बताए हैं, ये खास तौर से देखना आप। 252, 254 और 256 और यहाँ पर एक 260 इसमें दिया नहीं गया है। देखो पहले ध्यान से 252 है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है, जिसको हम आपातकाल की स्थिति बोलते हैं, राज्यों में लगाई जाती है। और उससे 4 साल ज़्यादा 256 राज्यों और संघ की बाध्यता के लिए लगाई जाती है। सॉरी, ये केंद्र के लिए होता है, ये राज्य के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। और 260 जो इसमें दिया नहीं गया है वो कि वित्तीय आपातकाल होता है 260 के लिए। ठीक है, 256 राज्यों की संघ की बाध्यता के बारे में बताता है। संचित निधि जो है वो 266 में है और आकस्मिक निधि जो है वो 267 में दी गई है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं वित्त आयोग हमारा 280 अनुच्छेद में देखने को मिलता है आपको, फाइनेंशियल जो है वित्त आयोग। ठीक, नेक्स्ट राज्य संपत्ति कर का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का में पहुंच गया है, जो कि हमने उसको मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में 12 से 35 में था, उसको हटाकर हमने 300 का में डाल दिया संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इसमें 313 जो कि संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में बताता है अनुच्छेद 313। और 315 जो है वो राज्य लोक सेवा के संघ राज्य के लिए लोक सेवा के बारे में बताता है 315। तो 315 और 317 क्या है, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
और 316 जो है वो सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं 323 के तहत, और यहाँ पर 324 से 329, ये देखें ध्यान से, ये जो लिखा है 324 और 329, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, हमारे किस प्रकार से चुनाव होंगे। अब देख लेना, इसको पढ़ना अच्छे से। और यहाँ पर कुछ खास नहीं बचा है। देखो 343 जो है वो राज्य की भाषाओं के बारे में बताता है अनुच्छेद 343 हमें संघ की परिभाषा के बारे में है 343, और 350 जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुधार में बताता है। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, और 352 जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा का उल्लेख है। 352 से 356 और 360, हाँ ये दिए गए, उधर थोड़ा गलत शायद बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना एक बार। ये है 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक करते हैं 352 के तहत। 356 जो है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दिशा में 356 लगता है, ठीक है। ये ऊपर है केंद्र वाला, इस ये केंद्र में लगता है, ये राज्य में लगता है, और लास्ट वाला दिया गया है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में, जो कि 360 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान का संशोधन के बारे में है। 368 के तहत ही संविधान में संशोधन करते हैं। 377 जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के उपबंध के बारे में है, और लोक आयोग के बारे में 378 में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ तक सभी हमारे जितने भी थे अनुच्छेद वो सभी कंप्लीट हुए। आई थिंक आप इनको पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवीजन से ही याद होती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।